हाँ ओके बॉयज, आज आ चुके हैं लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाने के लिए, राइट। एंड तुम लोग ऐसे बैठो कि तुम्हारा सर दिख रहा है बेटे। तुम इधर आ जाओ, है ना, झुक के आओ जरा सा, ठीक है, ये दिखे ना। और जगह जगह चेंज कर लो, इस पे बैठ जाओ, आगे पीछे चलो, आगे आ जाओ, इस पे घुस जाओ अंदर घुसो, ठीक है। आज बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, प्रॉपर तरीके से जुड़ जाइए। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा डीपली बात करने वाले हैं। ऐसा हमारी सो रही आंख बंद करके। और चलो मेरे भाई, स्टार्ट किया जाए। बॉयज एंड गर्ल्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे बात कर रहे हैं। क्लास टेंथ का सबसे पहला चैप्टर है, आप सभी को अच्छे से मालूम होगा, बोलने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, है कि? और चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत आसान और इजी चैप्टर है। अगर मैं इसको आसानी से समझाना चाहूं तो सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा बेटे केमिकल रिएक्शन की। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि नहीं? द चेंज इन वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब कोई भी चीज क्या हो, कोई भी चीज हो, मान लो कि ए है और बी जो है, दोनों को ये रिएक्ट हो रहा है कि नहीं, और एक नया कोई चीज बना देता है, एक नया प्रोडक्ट बना देता है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा सर? रिएक्शन कहलाएगा। टू और मोर न्यू सब्सटेंस, या दो से ज्यादा हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जेड बना दे, है कि नहीं? कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड कर दे, उसी को हम बोलते हैं सर जी केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो रिएक्शन तो हो लेकिन उसके साथ क्या हो जाए, एक नया सब्सटेंस या नया प्रोडक्ट बन जाए, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे से देख पा रहे होगे कि सर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है। अच्छा, कर्ड किसमें होता है? दूध में। दूध में अगर लैक्टोबैसिलस का प्रेजेंस होता है तो वो क्या हो जाता है सर? दही बन जाता है। तो वो रिएक्ट किया, और केमिकल रिएक्शन को समझेंगे तो दोबारा उस फॉर्म में उसको नहीं लेके आया जा सकता है कि नहीं? समझ में आ रही बात? दूसरा हमने लिखा इसका एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन। ये देख पा रहे हो साफ साफ इमेज में कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन दैट मींस कि सर जी जो हमारा कोई आयरन है उसके अंदर ऑक्सीजन या फिर किसके द्वारा, या केमिकल के द्वारा, जिसको हम लोग एसिड बोलते हैं, एसिड के द्वारा या वाटर के द्वारा रिएक्ट किया और वो रस्ट हो गया। क्या हो गया? रस्ट हो गया, इसलिए बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट मींस जंग लगना, है नहीं? दूसरा ऐसा हमारा बर्निंग ऑफ कोल, जो कोल जल जाता है, क्या उसको उसी फॉर्म में लेके आया जा सकता है? नहीं जी, एक नया कुछ और बन जाता है वो, है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं इसका डेफिनेशन द चेंज इन टू और मोर न्यू सब्सटेंस। क्या बोल रहा है? द चेंज इन one or more new substance are formed are called chemical रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं सर जी? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस के भी ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आप सभी को कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत प्यार से और अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सर जी ये क्या होता है, इसके बारे में जरा बता दीजिए। बहुत आसान है मेरे बेटे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सर कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल 5 है इसके। एबुलेशन ऑफ गैस, एवुलेट होता है मतलब गैस निकलना, जैसे कोई भी चीज डाला इसमें, एक कोई और दूसरा केमिकल मिलाया, उसके अंदर से गैस निकलने लग गया, है कि नहीं? गैस निकलने लग गया तो उसको क्या बोलेंगे? एबुलेशन ऑफ गैस बोलेंगे। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इस प्रिसिपिटेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपी बोलते हैं, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? पीपी टी बोलते हैं। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा। अगर कोई सॉल्युबल चीज, एक कोई सब्सटेंस लेता है, मान लो कि हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर ऐसा कुछ मिलाया जो व्हाइट कलर का फॉर्म्ड हो रहा है। कैसा कलर का फॉर्म्ड होगा? प्रिसिपिटेट कैसा कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है अधिकतर, ठीक है। अब वो प्रिसिपिटेट क्या हो रहा है, जैसे एक ये, और प्रिसिपिटेट जो हमेशा होता है वो क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, याद रखना। क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। वो पूरा मिलता नहीं है, जिस भी लिक्विड के अंदर वो जाएगा, जिस भी लिक्विड के अंदर वो जाएगा क्या नहीं करेगा बेटे?
वो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होगा, इनसोल्यूबल होता है। वो क्या होता है? इनसोल्यूबल सब्सटेंस कहलाता है मेरी जान। क्या कहलाता है? इनसोल्यूबल सब्सटेंस कहलाता है। दूसरा है सर चेंज इन स्मेल या चेंज इन कलर की बात करूं तो भाई साहब लाल से ब्लू हो जाओ, ब्लू से ग्रीन हो जाओ, या कुछ ऐसा हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख पा रहे हो कोई सब्जी है, अगर मैं ये ग्रीन सब्जी लेता हूं, ग्रीन सब्जी को खुला छोड़ दूं, कुछ समय के लिए छोड़ दूं, तो ब्लैक या येलोइश ऐसा कलर कुछ आ जाता है, तो उसके अंदर चेंजेस आ जाता है। तो कलर इन चेंज भी आपको दिख गया। और इसके अंदर क्या दिखेगा? चेंज इन स्मेल। हो सकता है कि कोई खाना को आपने क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया, उसके अंदर बैक्टीरिया और बहुत सारे फंगस वगैरह मिल गया, इसके उस खाना का स्मेल बहुत गंदा आने लगेगा। क्या लगेगा? तो स्मेल से भी आप पता कर सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, सेल केमिकल रिएक्शन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। इसमें इमेज लगाना हम भूल गए। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूंगा कि सर जी टेम्परेचर के अंदर चेंज हो जाना, कोई एग्जांपल है आप लोगों के सामने चेंज इन टेम्परेचर का? एनीबॉडी नोज दैट? क्या बता सकता है कोई चेंज इन टेम्परेचर में? कुछ बोल पाएंगी? बोल पाएंगे आप? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर चेंज करना, बताएं सर टेम्परेचर कैसे चेंज होगा? मान लो एग्जांपल के तौर पे अभी गोश्त रखा आपने यहाँ पे, या चिकन रखा, या सब्जी रख दी, चलो सब्जी ले लेते हैं नॉन वेज वाले। सब्जी आपने टेम्परेचर पे फ्रिज में रखा था, फ्रिज से बाहर निकाला, क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज, है कि नहीं? या हो सकता है क्या हुआ कि कोई रिएक्शन हो गया, दो केमिकल डाला, दोनों केमिकल से बहुत हीट निकलने लग गया, क्या हो गया उसके अंदर? टेम्परेचर का चेंज, है कि नहीं? तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी जिंदगी में टेम्परेचर चेंज का, है कि नहीं है? जैसे हम लोग गुस्सा करते हैं, तुरंत हमारा टेम्परेचर अलग हो जाता है, बॉडी का गर्माहट आ जाती है कि नहीं? आती नहीं आती है? ये सारे चेंजेस के अंदर क्या होता है? दैट इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर। हेलो सर, पहली लाइव, कांग्रेचुलेशंस निहाल एडिट, थैंक यू सो मच। यस, पहली हमारी आज जो है पहली क्लास है, एंड थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, है कि नहीं? एंड नेक्स्ट थिंग सर हमें ये समझना है, नेक्स्ट थिंग हमें क्या समझना है कि सर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, है कि नहीं? सर इसके ना कुछ प्रॉपर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं बाय द केमिकल चेंजेस के हिसाब से। कोई हम लोग ऐसा कुछ सब्सटेंस लेते हैं जो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। अच्छा, चेंज इन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने अभी क्या पढ़ाया था? एवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा, गैस का एवोल्यूट होगा ना, वो क्या होगा? हमेशा उसके सामने ऐसा एरो लगा होगा। कैसा लगा होगा? ऐसा एरो लगा होगा। लगा होगा नहीं लगा होगा? तो आप समझ जाना कि वो गैस क्या हो रहा है, एवोल्यूट हो रहा है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस इसलिए बोला, जैसे यहां पे लिया जिंक और यहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है, HCl ले लिया, लिया नहीं लिया? अब दोनों को क्या किया, रिएक्शन किया, तो ZnCl2 हो गया, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है मेरी जान? रिलीज हो रहा है, एवोल्यूट हो रहा है। समझ में आ रही बात? दूसरा एग्जांपल हमारे सामने है सर, चेंज इन कलर। सर Fe प्लस CuSO4, ये जो ब्लू कलर का है, CuSO4 कैसा है मेरी जान? ब्लू कलर का है। और दूसरा FeSO4 अब ग्रीन कलर का हो गया। ये FeSO4 क्या हो गया? अब ग्रीन कलर हो गया। ये Cu जो है वो ब्राउन कलर का हो गया, है कि नहीं? क्या हो गया? ब्राउन कलर का हो गया। समझ में आ रही है बात? चेंज इन कलर में समझ में आ रही है बात? हाँ इसे भी ले जाओ फिर, शुक्रिया बोल ली तो ठीक है। अब दूसरी बात करी थी मैंने बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। क्या बात करी थी सर? चेस खेलता हूं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अच्छा जी, है ना? अब देखो, चेंज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट, दैट इज कॉल्ड PPT। तो अब हमें ये समझना है, जैसे BaCl2 क्या है? ये क्या है? BaCl2 बेरियम क्लोराइड। और ये NaSO4 क्या है जी? Na क्या होता है? सोडियम। SO4 क्या है? बोलो। इससे पहले आप लोगों को क्या बनाना चाहने के लिए सीखना चाहिए? इसका मतलब हमें सीखना चाहिए कोई एलिमेंट मिला के जो कंपाउंड बनाते हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट को कंपाउंड बनाने के लिए सीख गया तो हमारे लिए क्या हो जाएगी? ऐसे नामों के लिए आसानी हो जाएगी। सर बेरियम सल्फेट जो है हमारा, वो व्हाइट कलर का हो गया सर। कैसा हो गया? कैसा हो गया जी? अब व्हाइट, ये PPT है। क्या है? व्हाइट PPT है। PPT मतलब प्रिसिपिटेट। अब मैंने एक एग्जांपल दिखाया था व्हाइट कलर का, यहां पे आपको कहा गया जी, ये रहा, दिखाया था एग्जांपल यहां पे मैंने बेटा आपको,
फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट में दिखाया था कि व्हाइट कलर का क्या बन जाएगा, एक बनेगा नहीं बनेगा। और ये जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, इनसोल्यूबल होता है, ये कभी भी मिलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, वो अलग ही दिखेगा, है ना, प्रिसिपिटेट के अंदर, लेकिन कलर चेंज होगा। और अधिकतर कलर कैसा होता है उसका, व्हाइट होता है। ठीक है, समझ में रखना है, दिमाग में रखना है ये सारी चीजें। एंड दूसरा है सर जी हमारा चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा सर, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में क्या निकलता है, हीट निकलता है, तो चेंज इन टेम्परेचर दिख गया हमें, टेम्परेचर में चेंज दिख गया हमें। दूसरा चेंज इन स्मेल, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाना का खराब होना, है कि नहीं। जब खाना खराब हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, क्या हो जाएगा, बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा वो भैया। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चे, समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक। ये ना के बराबर ही आता है, अगर बोर्ड में देखो तो यहां से बोर्ड में सवाल ना के बराबर बनता है, सवाल ना के बराबर बनता है, हो सकता है बन जाए, लेकिन इन पास्ट अब तक नहीं बना है सवाल यहां से, और बनते भी नहीं है, क्योंकि यहां पे बनने के लिए कुछ है ही नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी क्या करेगा, वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स सबको बच्चे को पता होता है, लेकिन कुछ ऐसा और अलग अगर पूछा जाए या अलग देखा जाए तो उसके अंदर होता है सर एक्चुअल में, है ना, वो क्या चीज होता है सर, केमिकल इक्वेशंस। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन सर, केमिकल रिएक्शन देखा हमने, केमिकल रिएक्शन को, जो केमिकल रिएक्शन था उस रिएक्शन को सिंबल या फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला। सो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल या फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। मेरी जान समझ में आ रही बात। मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिखा, यहां पे लिखा सर आयरन, क्या लिख दिया, आयरन प्लस ऑक्सीजन, क्या लिख दिया, आयरन प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड, क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया मेरी जान। तो ये जो वर्ड में लिखा हुआ है ना, तो ये तो केमिकल रिएक्शन है एक। अब इसी वर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं सर, सिंबल या फॉर्मूला का द्वारा उसको बदल देते हैं। आयरन को हम लोग एफ ई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ ई बोलते हैं। ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, और मिला देंगे तो हम लोग FeO बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Fe आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। तो हम लोगों ने देखो फॉर्मूला के द्वारा इसको क्या किया, फॉर्मूला के द्वारा इसको क्या किया मेरी जान बताओ, फॉर्मूला के द्वारा इसको हमने कन्वर्ट किया, चेंज किया। समझ में आ रही है बात, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है किसी को, सर नहीं सर। अब इसी के अंदर एक एग्जांपल दे दिया गया, क्या एग्जांपल दे दिया गया, वर्ड इक्वेशन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एक वर्ड इक्वेशन दिया और मैग्नीशियम लिखा और प्लस में ऑक्सीजन लिख दिया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से हमने बताया था आयरन प्लस ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड बन गया, बताया अभी मैंने। इसी तरीके से ये क्या कह रहा है कि वर्ड इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, उसको सिंबल के द्वारा क्या किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, तो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। विशाल, क्या बात है सर, नमस्ते जी, है कि नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बॉयज। पहली क्लास है हमारी आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को लेकर के, ठीक है। और काफी मेहनत से भाई पीपीटी बनाया गया, सच में बताऊं, रात में सुबह 6 बजे तक मैंने पीपीटी बनाया। सुबह पढ़ाना पड़ेगा भाई, प्रॉमिस कर दिया कि भाई पढ़ाना है, अब प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया, है ना। फिर सो के उठा मैं ऐसे ही 3 बजे के करीब, ये 3-4 बजे मेरी क्लास होती है यहाँ पे, 4 बजे, फिर मैं सो के उठा आराम से, लेकिन उठा आराम से सो के। ठीक है बॉयज, लिख लिया आप लोगों ने, क्या समझ में आया आपको, क्या केमिकल इक्वेशन समझ में आया। अगर आपसे कोई केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए बोलेगा, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो क्या बोल सकती हैं आप, क्या बोलेंगी, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन, रिटर्न नहीं लिखो, रिप्रेजेंट लिखो, रिप्रेजेंटेड लिखो, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट का मतलब दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है ना, लिखना ही जरूरी नहीं है, दिखाया भी जा सकता है, तो रिप्रेजेंट लिखोगे तो हर जगह काम आ जाएगा, यूजिंग सिंबल और फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड क्या, केमिकल इक्वेशंस। क्लियर है। सो अब बात करेंगे सर, केमिकल इक्वेशंस भी दो तरीके के डिवाइड कर दिया हमने, क्या कर दिया सर, केमिकल इक्वेशन को दो तरीके से डिवाइड कर दिया सर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है कि नहीं। सर बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ,
इक्वल हो। लेकिन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात अगर तुमने खोल ही दी है तो इसके पीछे एक बात कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं कि सर जब केमिकल इक्वेशन होता है, हमारा क्या होता है, कोई केमिकल इक्वेशन होता है, उसका रिएक्टेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे से हमने लिखा Fe+O2 बन गया हमारा क्या बेटा, FeO बन गया मेरे बेटे। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन के लिए पार्टिसिपेट करता है, क्या करता है, जो रिएक्शन के लिए, अब पार्टिसिपेट रिएक्शन के लिए कौन कौन कर रहा है, आयरन और, इसको हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे मेरे बेटे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और पार्टिसिपेट करने के बाद एक नया कुछ प्रोडक्ट बन जाता है, इसी को हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं सर, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बेटे, प्रोडक्ट बोलते हैं। नया कुछ सब्सटेंस बन जाना ही क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो रिएक्टेंट, और रिएक्ट करने के बाद जो एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे मेरी जान। ठीक है, ये दिमाग में रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब हमने सीखना है सर केमिकल बैलेंस्ड, है ना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड दूसरा सीखेंगे अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब समझो कि सर अगर मैं अभी यहां पे ऐसा खड़ा हूं तो मैं बैलेंस्ड में हूं, राइट। अगर मैं एक पैर ऐसा खड़ा कर दूंगा तो मैं बैलेंस्ड हूं क्या, मैं हिल रहा हूं, कभी इधर जा रहा हूं कभी उधर जा रहा हूं, है कि नहीं, तो वो अनबैलेंस्ड हो रहा है। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ वेट क्या चाहिए पैरों पे। अगर अनबैलेंस हो जाए तो हमारे पैरों पे मोच भी आ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। एक पैर आगे पीछे गिर जाए तो अनबैलेंस हो जाता है, तो वेट हमारा बॉडी का ज्यादा उस पर पड़ जाता है, इसकी वजह से मोच आ जाता है। मोच आने का यही तो कारण है। मोच आने का क्या कारण है कि पूरा बॉडी का वेट आपके उसी पैर पे चला गया और अचानक गया, आपको पता भी नहीं, आपको माइंड को भी सिग्नल नहीं पहुंचा और आप वहां तक गलत तरीके से पहुंच गए, तो इसकी वजह से पैर में मोच आ। सर बायोलॉजी मत पढ़ाइए, है ना। सर बैलेंस क्या करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं मेरे दोस्त, सही से पूछ लिया करो सवाल, बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं मैं, जो आप लोगों को ना एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, मक्खन कर दूंगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जिंदगी में नहीं भूलोगे, बैलेंस करना इतना आसान तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। बैलेंस करने का बहुत सारे तरीके हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है ना। मैं अपना मेथड दूंगा तुम्हें कि ये मेथड का यूज करो मेरे भाई, है कि नहीं। ये मेथड अधिकतर जो केमिस्ट्री फिजिक्स के टीचर्स होते हैं वो यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए। अब कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या किया मेरे बच्चे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि नहीं। आपको पता होना चाहिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन। तो क्या कहता है, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element is not equal on the both side। क्या कह रहा है कि अगर मैंने यहां पे लिखा है, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन कितना है यहां पे, 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहां पे, 2 है, लेकिन देखो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 1 है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। जब तक जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, क्या एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसका दोनों का वेट कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लो कि भाई बहुत लोग अभी गांव में भी ऐसा चलता है ना, वो बैलेंस करने के लिए, बैलेंस के तहत यूज करते हैं उसको, तराजू बोलते हैं इसको। इधर 1 kg लोहा रख देते हैं, कुछ रख देते हैं, और 1 kg कोई सब्जी लो तो वो निकाल कैसे करके वो करके देते हैं, तो बैलेंस करने के लिए देते हैं वो। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो क्या करते हैं, निकाल के देते हैं, भैया लो हो गया, है कि नहीं। समझ में आ रही बात। तो अनबैलेंस्ड में क्या होगा, जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर्स होंगे, एटम मास होगा, वो हमारा इक्वल बोथ साइड नहीं होगा, बोथ साइड इक्वल नहीं होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो इसी तरीके से इसके अंदर है हमारा सर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मेन क्या है हमारा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ कि बोथ साइड आर इक्वल, है कि नहीं, दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अब बोलोगे सर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का, है ना, क्या नंबर ऑफ एटम्स क्या हो, इक्वल हो, क्या ऑन दी बोथ साइड, दोनों साइड क्या हो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वेट एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों तरफ अगर एटॉमिक मास इक्वल हो तो हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। समझ में आ रही बात। सर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्या आप समझा सकते हैं, यस और नो, बताओ बेटे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है पीछे वाला, हाँ इक्वेशन का
है ना। हर एक एलिमेंट का एटम्स क्या होना चाहिए, बोथ साइड इक्वल होना चाहिए, है ना, दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अच्छा, इक्वल तो होगा, इक्वल करते क्यों हैं, इसीलिए एक ना लॉ पढ़ाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, सुनो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि मास कैन नॉट बी सॉरी मास कैन नाइदर बी क्रिएट, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है अपना मन से, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब ये स्टेट है किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। अच्छा, कोई पूछेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, क्या बोलोगे, यस, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही इसको बनाया जा सकता, ना ही तोड़ा जा सकता है, इसलिए दोनों तरफ क्या रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। अगर बैलेंस नहीं होगा तो डिस्ट्रॉय भी कर रहे हो, समझ लो आप। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बोल दिया, अगर यहां पे 2 नहीं लगाओगे, अब मान लो कि यहां 2 नहीं लगा, तो ऑक्सीजन यहां तो 1 हो गया, लेकिन यहां कितना है, कर दिया ना डिस्ट्रॉय आपने। तो केमिकल इक्वेशंस के अंदर कभी भी नॉर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो सवाल 10th क्लास में यहां से आया है, 10th क्लास में लास्ट ईयर सवाल आया है इसके अंदर से, लास्ट ईयर का साइंस का उठा के देखना, उसमें पूछा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करो। और उसमें दूसरा, जब पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ था, मतलब सेकंड टाइम जो एग्जाम हुआ, तो साइंस के अंदर पूरा पूछा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, उसके स्टेट करो, उसका एग्जांपल्स दो। तो आप बोलोगे मास कैन बी मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस, और कोई एक एग्जांपल लिख दोगे बोथ साइड इक्वल वाला, तो हमारा बैलेंस हो गया। समझ में आ रही बात, आ रहा है, पक्का आ रहा है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो बोथ साइड इक्वल हो, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना वेट इधर है उतना वेट इधर भी होना चाहिए, एलएचएस भी उतना। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, मेरी जान, है ना, है ना। अब बोलोगे मैथ्स पढ़ा रहे, नहीं जी, साइंस में भी होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वेट इक्वल होना चाहिए, तभी तो बैलेंस्ड होगा। अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का तुम लोग क्या कर दोगे, सत्यानाश कर दोगे, है ना। समझ में आ रही बात। अब इसी तरीके से हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग को कुछ तरीका यूज करेंगे। हम लोग सर बैलेंस करना बहुत आसान है, किसी केमिकल, कोई सा भी केमिकल इक्वेशन दे दे, बड़ा से बड़ा सा केमिकल इक्वेशन दे दे अनबैलेंस्ड, उसको अगर बैलेंस करना होगा, बस ये तुम 4 चीजों का याद रखना, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बोलोगे ये क्या है, बोलोगे ये क्या है सर जी, ये है मेरे बेटे मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मैं बोलूंगा क्या करने के लिए, इसको क्या करने के लिए यूज करें, इसको बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले देखेंगे जो मेटल होगा क्या होगा, जो मेटल होगा पहले उसका एटॉमिक नंबर बोथ साइड क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। उसके बाद अगर नॉन मेटल है तो उसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन को करेंगे सबसे लास्ट में किसको करेंगे, बहुत लोग क्या करता है पहले हाइड्रोजन सही करने लग जाता है, पहले ऑक्सीजन सही करने लग जाता है, पहले तो सबसे पहले किसको छेड़ना है, मेटल को। अब आपको यहां पे Fe क्या है मेरी जान, मेटल है। अगर Fe यहां पे कितना है, अगर यहां 2 कर दूं तो कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। अब सर नॉन मेटल तो इसमें है ही नहीं, लेकिन सर ऑक्सीजन हमें दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन कितना है यहां पे मेरी जान, अगर यहां पे 3 लगा दूं तो इक्वल हुआ। देखो 2 कितना हो गया, आयरन, 2 आयरन है सर जी। ऑक्सीजन कितना, 3 है, और यहां पे कितना हो गया। अगर अब मैं इसको 6 करना चाहूंगा तो यहां पे 2 रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसी को क्या करेंगे, हमेशा रिपीट करेंगे, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नहीं हो रहा है फिर से रिपीट करो, नहीं हो रहा है फिर से रिपीट करो। समझ में आ रही बात। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन यहां पे 3 है, तो यहां अगर 3 लगाते हैं तो 3 दुना कितना हो गया, और ये 3 दुना क्या हो गया अब। लेकिन अब आयरन क्या हो गया मेरी जान, देखो तो 2 दुना 4, अगर मैं 4 आयरन यहां आयरन रख दूं तो क्या इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, क्या बोथ साइड इक्वल हुआ, आसान है, इजी है। तो हम लोग को ध्यान रखेंगे, पहले मेटल को छेड़ेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, ठीक है, ये याद रखना है। समझ में आ रही बात, परफेक्ट याद रख पाओगे, याद रख पाओगे, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, जब बड़े क्वेश्चंस में आएंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ में आ रही बात, सारे मेटल का नाम भी पता होना चाहिए इसके अंदर आपको,
जितने भी मेटल है वो याद कर लो, नॉन मेटल भी कुछ याद कर लो, इसकी वजह से आपके लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। कार्बन सर नॉन मेटल है ना, तो ऐसा तुम्हें आना चाहिए दिमाग में। आ रही बात समझ में? तो ये अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर याद रखोगे तो आसानी से क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं कि सर मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का यूज करना है। 3 इक्वेशन हमारे सामने दे दिया है। इस इक्वेशन का सबसे पहले कार्बन, देखो मेटल तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो नॉन मेटल दिख रहा है कार्बन सर, है ना। अगर मैं कार्बन यहां 3 कर दूं अगर मैंने सबसे पहले नॉन मेटल छेड़ा, क्या किया मैंने बेटा, यहाँ पे देखो मैं अलग कलर लेता हूं। अच्छा एक चीज ना बच्चों को मैं और बताना भूल गया, और समझो मैं एक्चुअली बताना क्या चाहता हूं। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, नंबर यहां लगा देंगे। बेटा कोफिशिएंट पे नंबर लगाना है। क्या लगाना है? कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे सी का कोफिशिएंट क्या कहां लगेगा, यहां लगेगा, है कि नहीं। सर हाइड्रोजन का कोफिशिएंट क्या लगेगा, यहां लगेगा, तो दोनों का कोफिशिएंट हमारा कहां लगेगा, इस जगह लगेगा, जो मल्टीप्लाई में है, तो है कि नहीं। और इसका कोफिशिएंट कहां लगेगा, यहां लगेगा। तो जब भी वैल्यू लगाएंगे कोफिशिएंट पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कोफिशिएंट पे लगाएंगे। अच्छा सर जी कोफिशिएंट पे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या बोला था कि सबसे पहले नॉन मेटल को छेड़ रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे नॉन मेटल नहीं है। अगर यहाँ पे कार्बन कितना है बेटा, अगर यहाँ पे मैं 3 रख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने क्या बोला, कार्बन के बाद किसको, नॉन मेटल के बाद किसको छेड़ना है? देखो ऑक्सीजन कितना है मेरी जान, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, अब यहाँ कितना हो गया, 6, हुआ नहीं हुआ। और यहाँ एक, सर ऑर्डर तो इवन हो गया, तो उसको हम लोग सबसे पहले इवन करेंगे। सबसे छोटा नंबर इवन करने के लिए क्या होता है, 2 होता है। अगर मैं यहां पे 2 रख दूं, मान लो क्या रख दूं, टोटल कितना होगा, 3 6 और 2, टोटल कितना हुआ, नहीं समझा, समझा तो फिर से। कार्बन कितना, 3 लगा दिया, लेकिन अब ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 3 6 और 1 7। अब ऑक्सीजन को छेड़ना है। अच्छा ऑक्सीजन तो आप डायरेक्ट यहां तो वैल्यू लगा नहीं सकते, तो हम लोग कोफिशिएंट पे लगाएंगे। यहाँ पे 3 6 है, और सबसे छोटा वैल्यू हमारा इवन नंबर कौन सा है, 2 है। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि वही लगा के देखें। तो 2 लगाए तो 2 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 इधर और 6 इधर, टोटल कितना हो गया, इस साइड कितना हो गया, 8। 8 हुआ नहीं हुआ? अगर इसको 8 करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4। अब एक चीज देखो सर, आप तो हाइड्रोजन पे आ जाइए। हाइड्रोजन कितना वहां पे, 8 है, कितना है, फिर से वही रिपीट करेंगे, हाइड्रोजन 8 है, तो यहां पर भी कितना करना पड़ेगा हमें। अगर मैं यहां पे 4 लगाता हूं, क्या लगाता हूं, अगर मैं 4 लगा रहा हूं तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन, लेकिन 4 हाइड्रोजन हो गया और 6 इधर हो गया। ऑक्सीजन कितना हुआ, इधर 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 इधर हो गया, और 3 दूना 6 इधर हो गया, कितना हो गया। अब इधर ऑक्सीजन 10 करने के लिए यहां पे क्या लगाओगे, 5। क्या अब इक्वल हुआ, समझ में आ रही बात, ऐसे ही क्लियर करना है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सर, अल्युमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्या हो गया, अल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन श्यू, है कि नहीं हाइड्रोजन उड़ गया, ठीक है। तो बेटा एक चीज नोटिस करो कि अल्युमिनियम क्या है बेटा, लगा दो जी। यहां पे मेटल कितना है, यहां पर भी अल्युमिनियम कितना है, लेकिन यहां पे सीएल कितना है, यहां 3 है। अगर मैं यहां पे 3 लगाता हूं, अगर मैं यहां पे 3 लगाता हूं तो हाइड्रोजन कितना हो गया और सीएल कितना हो गया, लगाओ ना दिमाग, 3 हो गया ना। अब मेरे बेटे क्लोरीन तो सही हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो 3 है सर, यहां 3 है कहीं। अगर मैं इसको बड़ा करता हूं, अगर मैं यहां पे 2 रख देता हूं, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे यहां पे 2 रखता हूं मैं, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन यहां पे कितना हो गया, अब 4 करने के लिए 3 क्या, अब तो हमें 4 लगाना पड़ेगा। अगर मैं 4 लगाता हूं तो भाई फिर क्लोरीन बढ़ जाएगा, क्लोरीन तो उल्टा पुल्टा हो गया। बस ओड और इवन पर ध्यान रखना है। 2 और 3 जहां पे आएगा तो 2 उसको दे दो और 3 इधर ले लो। कैसे करना आप देखो ध्यान से। हमने क्या किया सर, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, क्लोरीन 3 है। अगर मैं इस क्लोरीन को 3 करना चाहूंगा तो चलो, अगर मैंने सर यहाँ पे 3 रखा है, मान लो कि हमने 3 रख दिया सर, अगर मैंने वहां पे 3 रखा तो यहाँ पे 3 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 3 हो गया। लेकिन अगर उसको मैं यहाँ पे 3 रख देता हूं सर, 3 2 कितना होता है सर, अगर 6 कर दूं मैं तो यहां पर भी मुझे क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन 6 हो गया तो इधर भी 6 इधर भी 6। अब क्लोरीन कितना हो गया, अगर यहां पे 2 रख दूं मैं
तो 2 3 जा, और अगर यहां पे मैं 2 रख दूं, है नहीं, है कि नहीं है? तो आपको चेक करना है क्लोरीन, आपको वैल्यू ओड इवन करके कर लेना। अब देखो यहां पे ओड और इवन का खेल था ना, देखो यहां पे ओड इवन हो रहा था, हम नंबर बढ़ाते जाएंगे, ओड इवन होता जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, सबसे छोटा नंबर लेकर के उसको इवन कर लो। जैसे इवन करोगे फिर तुम्हारी वैल्यू रखना अपने आप आसान हो जाएगा। ये हमारे वैल्यू, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। हाँ दोस्त, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, क्या कह रहा है? सर Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2। सर Na कितना है सर? यहाँ पे 1 है, 1 है सर। H2 2 है सर। अगर यहाँ पे, और यहाँ पे O कितना है सर? 1 है। H2 हमारे यहाँ पे कितना हो रहा है टोटल? 3 हो रहा है। अब क्या करोगे? ओड इवन है ना, 3 और 2 है, हिंडो कर दो। अगर मैं यहां पे इस जगह पे 3 रख दूं, तो यहां पे 3 दूना 6, और यहां पर भी 3 रख सकता हूं। लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? ये देखो, नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम कितना? 1। इधर सोडियम कितना? 1। चलो इसको भूल जाते हैं, इसको कुछ छड़ते नहीं है। आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन इधर कितना? 1। इधर कितना ऑक्सीजन? इसको भी छोड़ देते हैं अब, क्योंकि ये समझ लो क्या है, सेम है। अब आते सीधे कहां पे? हाइड्रोजन के खेल पे। कहां पे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो इधर, हाइड्रोजन कितना, इधर कितना? 3 और 2 का खेल है कि नहीं? अगर मैं इसको यहां पे 2 रख दूं, कितना रख दूं? 2 रख दूं, बताओ कितना हुआ? सोडियम कितना हुआ? यहां 2 रख सकता हूं मैं। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 नहीं हुआ। अगर यहां पे 2 लगा देता हूं मैं, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? और 2 दूना, और 2 इधर और 2 इधर, 4। नहीं समझे? यही तो है, इक्वली तो करने थे। तो जो इक्वल है उसको छोड़ देंगे, और जो इक्वल नहीं हो रहा फिर उसके पीछे लग जाएंगे। समझ में आ रही बात? लग जाओ, हाथ पैर धोके। ठीक है बच्चों, बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। आग लगा दोगे। अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आगे, और सेम तरीका यूज करना है, कोई दूसरा तरीका नहीं लगाना है, बस बढ़िया तरीके से बन जाएगा। बस ओड इवन का ख्याल रखना है। अगर ओड इवन का सीन है तो ओड इवन को भाई पहले इवन में लिया, अपने आप और बन जाएगा, सस्ता बन जाएगा वो, है कि नहीं? एक कोई गाना है ना, सस्ता नशा है, सस्ते नशे ऐसे कुछ करके। कौन गया सिंगर, कौन है इसका? MC स्टैंड तो नहीं है? हाँ भाई बच्चों, मेरा बाल कितना गंदा हो रहा है भाई, सॉरी। हाँ भाई, समझ में आई दोस्त? समझ में आ रही बात? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है मेरे भाई? तो ये उतना ही आसान है जितना आप समझते हो चीजों को। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अगर आप प्रॉपर तरीके से लेकर के आओगे, छोटी छोटी चीजों को प्रॉपर तरीके से समझोगे तो मजा आएगा। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड हमने सीखा। अब आगे देखते हैं हमारे क्या क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर। और कुछ क्वेश्चन दिया, इसको जल्दी फटाफट मुझे करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन है क्या? कर लो यार। यहाँ 2 रख देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 2 तो 4 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया, 2 रख दिया ऑक्सीजन 2 हो गया, खत्म हो गया, है कि नहीं? ये तो था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सर केमिकल रिएक्शंस के ना टाइप्स भी हैं, 4 टाइप्स होते हैं एक्चुअली में इनका। ठीक है, उसको सीखेंगे और बहुत प्यार से सीखेंगे। सर जी एक बात बताओ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो कंबाइन हो, नाम से समझ में आ रहा है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन हो रहा है। इसका डेफिनेशन होगा कि 2 और मोर सब्सटेंस, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या हो, कंबाइन हो, तो एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि A है प्लस B है प्लस C है प्लस D है, 2 या 2 से ज्यादा मिल करके क्या बना दे रहा है, समझ लो E बना दे रहा है। एक नया, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ओनली वन प्रोडक्ट,
ओनली वन सब्सटेंस, राइट। एक नया सब्सटेंस बनाना, चाहे रिएक्टेंट कितने भी हो, प्रोडक्ट क्या होना है, एक ही होना है। समझ में आ रही बात? तो टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू अ फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट? सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेरी जान, क्या कहलाएगा सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा सर जी। समझ में आ रही है बात? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कंबाइन, तो दो या दो से ज्यादा मतलब 3 4 5 10 कितने भी एलिमेंट मिल जाए, कंपाउंड मिल जाए, मिलके सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाना है, एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाना है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू अ फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात? हाँ भाई, समझ में आ रही है बात? आपको भी आ रही है? क्लियर है आपको? पक्का? आपको पक्का? हाँ भाई बंगाली दोस्त, समझ में आ रहा है? हाँ भाई नेपाली, आपको समझ में आ रहा है? तुम नेपाल से हो क्या सच में? कहाँ से हो तुम? यूपी से? यूपी कहाँ से हो? अमरोहा? हाँ पक्का? झूठ बोल रहा है? अमरोहा से कितना डिस्टेंस है बताना? कितना? 40 50? चलो बच गए तुम, वरना तुम इतना पिटता ना आज मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सर, तुर्की इज हियर। अबे फिर से छुट्टी मार ली? हैं? फिर से छुट्टी? कहाँ चला गया भाई? तुम रास्ते में देखा था मैं, कहीं जा रहे थे तुम। बहुत घूमता है, घूमने चला गया पार्क वार्क। अब देखो आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़े। लिख लिया, समझ में आ गया, आग लगा दिया। यहां पे क्या किया मेरे भाई? कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ क्या कर गया? रिएक्ट किया, तो क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलो मेरे भाई। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इसी बारे में सीखेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज, कॉम्बिनेशन का उल्टा टेस्ट। जस्ट क्या ये क्या कहता है? एक सिंगल कंपाउंड होगा, उसको ब्रेक डाउन कर दो, किसमें? दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, वो क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा मेरी जान। क्या था? मान लो कि ये सी था, सी को डिकम्पोज किया, तोड़ा, ब्रेक डाउन किया और ए और बी बना दिया, या ज्यादा बना दिया, है कि नहीं? सी तो नहीं, डी बना दिया, या तो सी ऑलरेडी है। ठीक है मेरे भाई? सर आपको बताया तो था, बताया तो नहीं था मुझे। ठीक है बच्चों, क्लियर है मेरे दोस्त? समझ में आया? तो इसी के अंदर दो चीज होती है, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद होता है सर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद होता है सर फोटो कंपोजिशन डिकम्पोजिशन। सर थर्मल का मतलब होता है इसमें हीट प्रोड्यूस हो, है कि नहीं? या हीट के द्वारा क्या हो? इसको तोड़ा जा रहा हो, ब्रेक डाउन किया जा रहा हो। सर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया जा रहा हो, या सीधे सनलाइट के द्वारा, किसके द्वारा? सनलाइट के द्वारा उसको क्या कर रहा हो? तोड़ा जा रहा हो, ब्रेक डाउन किया जा रहा हो, एक प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन सनलाइट से किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन के अंदर थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन, ये तीनों डिकम्पोजिशन आपको दिमाग में याद रखना है, ये तीनों आपके काम आने वाला है, और आगे भी इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और बात करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। जब बैलेंस नहीं पढ़ाया था उससे पहले ही उससे कमेंट्स आ रहा था भाई, क्या करेगा बच्चा? पढ़िए, फर्स्ट टाइम इन आवर चैनल, फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम, क्या ही बोलूं मैं इनको, है? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे, फर्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल द एसीएमपी 10th साइंस पे। उसमें 50 सब्सक्राइबर हो गए इसलिए तो लाइव आ गया, व्यूज से कोई मतलब नहीं है दोस्त। लाइव पे 2 लोग देख रहे हैं, नया चैनल है, कोई जानता थोड़ी है उसको, जानेंगे यार लोग। जब 1000 में 20 लोग 10 लोग आते हैं तो भाई तुम क्या एक्सपेक्टेशन करोगे 50 में, है ना बेटा? सही बात है ना? ओहो, नींद में हो क्या? नींद में हो क्या? चलो सो जाओ भाई, सब बड़ी आलसी होती हैं बिल्लियां। ठीक है बच्चों, डन है? समझ में आ गया? तो सर जी थोड़ा सा और बता दीजिए इसके बारे में,
गहराई से बता दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोगों ने इस तरीके से लिखा। क्या चीज है इसके अंदर? सर इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। तो सर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है वो हीट के द्वारा होता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा चाहे लाइट के द्वारा होगा, इसलिए उसका नाम दे दिया गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के द्वारा होता है। सर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। सर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के द्वारा यूज करते हैं। आ रही बात समझ में? जो लाइट का यूज करते हैं मेरी जान, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से दिखाया। लेकिन अभी हम लोगों को बात करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। इसी बारे में व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेस नाम से क्या समझ में आ रहा है? एक प्लेस से चेंज कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है ना? क्या कह रहा है? देखो, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। मान लो एग्जांपल के तौर पे पहले जमाने में क्या होता था? राजा कब्जा किया करते थे हर जगह। जो ज्यादा ताकतवर होता वो कब्जा करता था, जो बिना ताकतवर वाला वो क्या करता? डिस्प्लेस कर देता, भगा देता, है कि नहीं? या अपना गुलाम बना के रखते थे उनको, यही तो होता था। या उसको उस जगह से भगा दिया जाता था, है कि नहीं? तो अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस करवा देता है किसको? लेस रिएक्टिव को। जैसे एग्जांपल के तौर पे से कॉपर और जिंक है यहाँ पे, तो भैया ये तो जिंक ज्यादा पावरफुल है कि नहीं? तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को बोलेगा चल निकल ससुरा, है कि नहीं? साइड हो जल्दी से फटाफट। तो ये क्या हो रहा है? जिंक बोल रहा है कि भैया कॉपर सल्फाइड सल्फेट हटाओ, तो क्या बना रहा है? ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा मेरी जान? डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर देगा। अलग करना ही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसको हम लोग बहुत जगह क्या बोलते हैं? इसका नाम बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या दिखेगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देखने को मिल जाए तो परेशान नहीं होने का, है ना? डिस्प्लेस बोल दो या सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोल दो, बात क्या है? एक ही। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है समझ में आया? कह रहा है कि जब दो या सॉरी जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, इसी को क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है मेरी जान। एक जगह से दूसरी जगह भगा दिया जाता है। जो पावरफुल होता है ना सबसे ज्यादा, मान लो हमारे पास ए और प्लस बी और सी है, और बी जो है ज्यादा पावरफुल नहीं है, पावर नहीं है बी के पास, तो ए क्या करेगा? सी से चिपक जाएगा और बी को भगा देगा, चल निकल भाई, हमने कब्जा कर लिया तुम्हारी जमीन में, है कि नहीं? तो ऐसा ही तो हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, हम गुलाम बन के थे, बहुत लोगों को भगा भी दिया गया होगा, है कि नहीं? अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने मुगल शासन किया और लोगों ने शासन किया। भाई कैसे किया? हिंदुस्तान के अंदर बहुत जो है डायनेस्टी, अलग अलग डायनेस्टी के लोग आए और यहाँ पे राज किया, यही कारण से किया। हिस्ट्री आ गया पूरा क्या? ठीक है दोस्त, समझ में आ रही बात? डिस्प्लेस क्या होता है समझ में आया? क्या चैप्टर्स में कोई दिक्कत है आपको? जब तक पढ़ाया जितना, कोई इशू नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस चैप्टर्स के मेन क्वेश्चंस कहाँ से आता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। ये मेन क्वेश्चंस, इस चैप्टर से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस आया है, उसका आंसर्स क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से, जो आपके लिए बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना? एंड दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिएगा सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मतलब एक दूसरे का बदला देगा। क्या कह रहा है कि टू डिफरेंट एटम्स एंड ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड। कैसे सर एक्सचेंज? सर यहां पे देखिएगा NaSO4 सोडियम है और बेरियम को क्या कर रहा है? तो NaCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl2 और BaSO4, है ना? क्या हो जाएगा? तो BaSO4। अब BaSO4 जो है वो क्या है सर? PPT है, प्रिसिपिटेट। क्या होता है? PPT, प्रिसिपिटेट। दूसरा NaCl मेरी जान, सोडियम क्लोराइड है। और एक चीज आप लोग नोटिस करोगे कि सर जी यहां पे ना बैलेंस किया हुआ है। क्या किया हुआ है? बैलेंस किया हुआ है। जब तक बैलेंस नहीं होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर कहीं एग्जांपल में आप लिखते हो तो उसको क्या करना है? बैलेंस कर देना है, इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। जैसे अगर आपने लिखा कि सर आयरन प्लस ऑक्सीजन किया हमने तो हमारा आयरन ऑक्साइड बन गया, तो यहां 2 लगा दो मेरी जान और यहां पर भी 2 लगा दो, तभी एग्जांपल में लिखना। समझ में आ रही है बात? तभी एग्जांपल में लिखना। बैलेंस नहीं करोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या हो जाएगा? हत्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है?
पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट हुआ, कलर इसका चेंज हो गया है ना, यहाँ पे व्हाइट कलर का आ जाएगा। ये जो BaSO4 होगा, ये SO4 के अंदर जो घुल रहा है तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ये, है ना, इनसॉल्युबल होगा, इसलिए प्रिसिपिटेट लिखा है। बहुत जगह ए क्यों लिखा होता है, क्यों लिखा होता है ना, बहुत जगह ए क्यों ऐसा लिखा होता है ना बेटा, ए क्यों। ए क्यों का क्या मतलब मेरी जान, एक्वस मतलब सोल्यूबल सब्सटेंस, वो सोल्यूबल किसी में सॉल्व हो जाता है, क्या मिल जाता है कि नहीं। और बहुत जगह एल लिखा होता है, एल मतलब लिक्विड, जी लिखा होता है दैट मींस गैस, एस लिखा होता है दैट मींस कि ये जो सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है वो क्या है, सॉलिड है या गैस है, या जो सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है उसमें ए क्यों लिखा होता है। एक्वस का मतलब जो भाई साहब क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए। बहुत जगह पीपीटी लिखा होता है, जो इनसोल्यूबल होता है वो, है ना, उसका कलर होता है व्हाइट कलर। कैसा कलर होता है, पीपीटी। अच्छा आप लोगों ने देखा है, अब एक चीज सिखाता हूं तुम लोगों को। सर जी हम लोग जब कोई दीवार को व्हाइट कलर से पोतते हैं तो उसी वक्त तो व्हाइट कलर नहीं दिखता, अजीब तरीके का दिखता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद वो पूरा व्हाइट हो जाता है प्रॉपर तरीके से। क्यों, यही प्रिसिपिटेट काम करता है और कैल्शियम क्लोराइड के साथ जो है ये क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, और वो धीरे धीरे जो हमारा बेलियम सल्फाइड होता है, सल्फर होता है या बेलियम होता है, उसके अंदर हम लोग पीपीटी जो पोतते हैं व्हाइट कलर का, उसके बाद वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का धीरे धीरे क्या करता है, रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करने के बाद फिर उसका कलर पूरा चमचमाता हुआ दिखता है आप लोगों को, यही कारण है ना। दूसरा हम आगे देखते हैं मेरे जान, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सर ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। इसके अंदर एग्जांपल बताया गया मैंने, बताया गया सर कैसे डिस्प्लेस हुआ हमारा, तो सर एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगी, ये और ये दोनों क्या है समझ लो, ये दोनों कोफिशिएंट समझ लो, किसका, SO4 का और Cl2 का, राइट। ये कोफिशिएंट एक दूसरे को एक्सचेंज कर देगा, क्या कर देगा, एक्सचेंज कर देगा। समझ में आ रही बात। सर इस समय मेरा चैनल आपके चैनल से बड़ा है साइंस वाले से, अच्छा अच्छी बात है। अब दूसरा हमारे पास क्या है सर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो, और रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो। तो इसके अंदर होता क्या है समझाता हूं, क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन, दैट मींस ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। जस्ट ऑपोजिट क्या कहलाता है, रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना, इसको क्या कहलाएगा। दोनों मिला के इसका नाम दिया गया है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या दिया है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बताओ, हाँ चलो ठीक है, फिर आगे देखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड, है ना। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड। अब एग्जांपल दे दिया, CuO में हाइड्रोजन क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, जोड़ा नहीं जोड़ा भाई, है ना, तो कॉपर को अलग करके H2O बना दिया, तो CuO इज रिड्यूस टू अ Cu, क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है। ये क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन जोड़ रहा है हाइड्रोजन अपने साथ, लेकिन Cu क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है कि नहीं। यहां पे तो ऐड है, देखो यहां पे ऐड है, ऑक्सीजन यहां से निकला इसके साथ चला गया, तो हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, ऐड हो रहा है, और Cu के साथ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आ रही बात समझ में, है कि नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं मेरी जान, रिडॉक्स रिएक्शन इसी को बोलते हैं। समझ में आ रही बात। ऑक्सीडेशन के अंदर ही आता है आपका, ऑक्सीडेशन के अंदर ही आता है कोरोजन और रेंसिडिटी। क्या आता है मेरे दोस्त, कोरोजन एंड रेंसिडिटी आता है मेरे भाई। कोरोजन क्या होता है एंड रेंसिडिटी क्या होता है उसको समझेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कोरोजन एंड रेंसिडिटी क्या होता है, देखिएगा ध्यान से कि सर जी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन से इफेक्ट क्या क्या पहुंचता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखने वाले हैं सर जी कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है, व्हेन ऑक्सीजन या फिर एसिड या फिर वाटर के द्वारा कोई मेटल डिस्ट्रॉय या फिर कोई भी चीज क्या होता हो, डिस्ट्रॉय होता हो, मॉइस्चर के द्वारा इफेक्ट पहुंचता हो उसके अंदर। जैसे आयरन ऑक्साइड, आयरन में अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड बनता है और जंग लग जाता है। वाटर के साथ हाइड्रो ऑक्साइड, है कि नहीं। तो यहां पे कह रहा है द प्रोसेस, क्या,
द प्रोसेस इन विच मेटल आर स्लोली इटन बाय दी, ऐसा प्रोसेस जो मेटल को स्लोली स्लोली क्या करता हो, खा रहा हो, बर्बाद कर रहा हो, डिस्ट्रॉय कर रहा हो, एक्शन ऑफ एयर, चाहे एयर के द्वारा, चाहे मॉइस्चर आ जाए किसी चीज में, या फिर एसिड के द्वारा, चाहे वाटर के द्वारा, एक्सेट्रा, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये चार चीज के द्वारा क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय होता है, इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, समझ में आ रही बात, समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। आयरन के अंदर जंग लगना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेरी जान, है कि नहीं। आयरन के अंदर अगर जंग लग जाए, क्या लग जाए, जंग लग जाए, तो आयरन कैसा भाई, हल्का हो जाता है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा हो जाएगा, क्या नहीं, ऑक्सीजन से जैसे हमारे बाथरूम के साइड पे ये लोहा लगा, पूरा लोहा खराब हो गया, इसका जंग लग के टूट गया। छत के ऊपर कहीं आपका अगर रोड ऐसे रखा होता है अगर, तो भाई उसके अंदर ब्लैक लग जाता है पूरा, उसके अंदर से टूटने लगता है लोहा, डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो ऑक्सीजन या फिर वाटर या फिर एसिड के द्वारा रिएक्शन करना, रिएक्शन होना ही क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाइड्रोजन सॉरी आयरन को ऑक्सीजन के साथ क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया, और प्लस में H2O के साथ, तो FeO3 बनेगा, और H2O क्या हो रहा है मेरे भाई, रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे X किस क्यों लिखा हुआ है, ये X क्यों लिखा हुआ है, कि आप क्या करो इसको, इसको आप क्या करो, बैलेंस्ड कर दो मेरी जान, है ना, बैलेंस्ड कर दो मेरी जान, ठीक है। FeO3 हो गया भाई, आयरन ऑक्साइड हो रहा है मेरे भाई। आयरन जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है, और आयरन जो है इसकी वजह से जंग लग रहा है आयरन के अंदर, है ना। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम दिखाया था आपको एक लोहे के अंदर जंग लगा हुआ, दिखाया था नहीं दिखाया था, पहले पहले यहाँ पे हमने दिखाया था। अभी आपको ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये जो आपको जंग लगा हुआ है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के अंदर जो रस्ट लगा हुआ है, तो हो सकता है कि भाई एयर के द्वारा हो, चाहे वाटर के द्वारा हो, चाहे मॉइस्चर के द्वारा हो सकता है एसिड के द्वारा हो। अब ये क्या कर रहा है, आयरन को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहा है, खा रहा है, धीरे धीरे खा रहा है ना, धीरे धीरे खा रहा है मेरे भाई, ठीक है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोरोजन समझ में आ गया, अगर कोरोजन समझ में आ गया तो इसी के द्वारा है रैंसिडिटी। क्या है, रैंसिडिटी। व्हाट इज रैंसिडिटी ब्रो, रैंसिडिटी क्या होता है, चेंज इन स्मेल, है ना, एग्जाम्पल है रेसिडिटी का। सर क्या द प्रोसेस इन विच फैट्स एंड ऑयल गेट ऑक्सीडाइज्ड, एंड क्या होता है जब कोई ऐसी चीज होती है जो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। ऑक्सीजन के अंदर बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैं। अब वो वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, वो क्या करता है, खुले खाने में लग जाता है। और ऑयली फूड जल्दी क्या हो जाता है, खुला छोड़ने से खराब हो जाता है। इसलिए ऑयली फूड को आप लोग देखते होंगे पैक करके बेचते हैं, जैसे चिप्स, कुरकुरे, है ना। अभी क्या कह रहा है, रैंसिड, वो क्या हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं, द गिव्स बैड स्मेल एंड टेस्ट। अगर ये रैंसिड हो जाए तो स्मेल और टेस्ट इसका क्या हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है। अगर सब्जी खुला छोड़ दिया जाए 2 दिन के लिए, तो क्या टेस्ट होगा, क्या मजा आएगा, हाँ, नहीं आएगा ना, स्मेल आएगा उसमें से, बहुत बुरी गंदी स्मेल आएगी, आप खा नहीं सकते उसको, है कि नहीं। दूसरा सर, इसका प्रिजर्वेशन क्या है, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है बचाव कैसा है इसका, इसको बचाएंगे कैसे, तो कुछ नहीं है, क्या बहुत अच्छे से ऑयलिंग कर दो, या टाइट कंटेनर में इसको क्या कर दो, बंद कर दो, या फ्रीजिंग कर दो, है ना। यहाँ क्या कर रहा है, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, या रेफ्रिजरेटर में डाल दो, या फिर एडिंग एंटीऑक्सीडाइज्ड। एंटीऑक्सीडाइड मैंने क्या बोला, चाहे बहुत ज्यादा ऑयल मिला दो, जैसे अचार वगैरह बनाते हैं, खराब होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि बहुत ज्यादा तेल डाला जाता है उसके अंदर, या बहुत नमक डाल दो, या बहुत चीनी डाल दो, है ना, भर के, जो उसके अंदर से वायरस ना जा पाए, बैक्टीरिया, हाँ, बैक्टीरिया ना जा पाए, तो बहुत सारी मिठाइयां ऐसे क्यों रखी रहती है इतने दिन तक, उसकी लेयर्स होती लगी हुई। अच्छा तुम लोगों ने वो भी देखा होगा, पेठा, पेठा साल सालों साल खराब नहीं होता, इसका रीजन उसके अंदर पूरा चीनी का, शुगर का वो होता है, लेयर होती है ना, शुगर का तो लेयर है उसके अंदर। पेठा एक्चुअली कोई सीताफल या कोई फल होता है मेरे ख्याल से, उस फल को पूरा प्रॉपर बीज वूज निकाल के, उसका जो वो होता है ना, हाँ, उसको बढ़िया तरीके से उबाल के, फिर पीस पीस काट के, फिर पूरा छेद करते हैं उसको ऐसे ऐसे करके, और छेद करके फिर रसना में डाल देते हैं, चीनी का, उसमें पानी वानी डाल के, फिर उसको गर्म करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, फिर वो पूरा एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको उठा के प्रॉपर तरीके से, है ना, डाल देते हैं, तो हम बना सकते हैं ये। क्या हुआ, मुंह पे मायो का गया, क्या हुआ दोस्त,
ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और मजेदार एनसीईआरटी के एक्टिविटीज। घर पे ले आना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन जलाना, आंख अंधा करवा लेना अपना, देखा नहीं जा सकता है ना, क्योंकि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन जो होता है अगर उसको बर्न करोगे तो बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है, जिसकी वजह से हम अगर देखेंगे भी ना तो हमें कुछ समय तक दिखाई नहीं देगा, है ना, कुछ समय तक हमें दिखाई, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये करना आप लोग, ठीक है, आप लोग ये एक्टिविटीज आप लोगों को करना चाहिए। हीटिंग लीड नाइट्रेट एंड इलेक्ट्रोलाइटिंग ऑफ वाटर, ये तो इलेक्ट्रोलाइटिंग ऑफ वाटर तो इजीली कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, एक वायर में ब्लेड वगैरह डाल दिया, ब्लेड डाल के पानी के अंदर डाल दो, पानी में बुलबुला आएगा। किसमें? एग में? हो सकता है एग के अंदर कुछ ऐसा कंपाउंड हो जो भाई रिएक्शन करता हो, मुझे नहीं पता एग के अंदर क्या होता है ना, लेकिन HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एग हमारा एक बेस है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता है कि एग के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अंदर फैट कार्बोहाइड्रेट्स यानी ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसका क्या केमिकल कंपाउंड्स है वो नहीं पता मुझे, अगर केमिकल कंपाउंड्स का पता होगा तो फिर रिएक्शंस हो गए, अच्छा रिएक्शंस होगा तो फिर वो, अगर ऑपोजिट होगा तो रिएक्शन होगा, अगर वो ऑपोजिट होगा तो रिएक्शन होगा, इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो सकता है, या एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, या बैड स्मेल हो सकता है, तो ये आपको केमिकल रिएक्शंस के अंदर देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ, मतलब उसमें से पांचों में से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। हाँ ये होता है, हाँ हो सकता है, मैंने कभी किया नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिंग ऑफ वाटर्स तो घर पे भी कर सकते हो, फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड ये भी आप घर पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, धूप में छोड़ देना, ये लो, है ना, सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है, ले आना भाई सिल्वर क्लोराइड, लेयर उसकी पूरी एकदम सिल्वर जैसा वो होती है, लिक्विड जैसा पानी होता है, ठीक है, ले आना, हम कराएंगे ट्राई, किसी दिन हम लोग ना रिवन जलाते हैं यार, मेरा दिल कर रहा था जब रात में PPT बना रहा था मैं, जेप्टो पे सर्च किया नहीं मिला, अगर जैपटॉप मिलता ना तो रात ही मंगाता, फिर यहाँ तुम लोगों को अंधा करता, मैं तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, तुम लोग मजा आता है ना, फिर तुम लोग घर जाते हो चश्मा पहन के ब्लैक ब्लैक ठीक है। दूसरा है सर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट लिख लो आप लोग, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो अधिकतर काम आता है, ठीक है ना, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके लिए स्पेशली लेकर के आया हूँ, जो आपको प्रॉपर तरीके से लिख पाओ और समझ पाओ, है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। और ऑनलाइन वाले कैसे हो सब, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, और सब्सक्राइब कर लो जो भी मुझे देख रहे हो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना मेरे दोस्त, एंड और क्या बोलेंगे, पहली क्लास है हमारी आज, और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारे चैनल पे, द SCMP 10th साइंस पे, ओ माय गॉड हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि 10th साइंस हम लोग एक ही चैनल पे लेके आना चाहिए, मैथ्स और साइंस वाले पे ही, तो ज्यादा मजा आएगा, क्या लगता है, लाया जाए, है ना ये देख लेना ऑनलाइन जाकर के तुम लोग, ठीक है। दूसरा है सर क्वेश्चन एनसीईआरटी स्टाइल में, ये सारे क्वेश्चंस जाकर के उतार लेना, और सब होमवर्क है ये, ठीक है, ये करके लाइएगा सबके सब, ग्रुप में आप कोई भेज देना बच्चा, या फिर ऐसे भी यूट्यूब पे द SCMP 10 साइंस वाले चैनल पे मिल जाएगा आपको, लाइव वाले सेशन में जाकर के देख लेना, है ना। अब ये सारी चीजें आपको करके लाना है प्रॉपर तरीके से, बोल रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, व्हाट इज रेंसिडिटी, हाउ कैन इट प्रिजर्वेंट, है ना, रेंसिडिटी क्या होता है, उसको कैसे रोका जा सकता है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन क्विक लाइम इज स्लेक्ड विद वाटर, भाई खतरनाक, है ना, ये सारे क्वेश्चंस करके लाइएगा प्लीज, और ये क्वेश्चंस आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, है ना, बोर्ड में, ठीक है, और करके लाइएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना बच्चे, एंड मिलते हैं आप लोगों से कब, नेक्स्ट वीडियो में, एंड बच्चे ऑनलाइन वाले, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चे, बढ़िया।